Hello everyone, welcome back on सारण क्लासेस। सो 12th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज की क्लास रहेगी खाली हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बेसिक पॉइंट मीन्स मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करके चलते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं आपको एक चैन समझाती हूँ, फ्रेमवर्क समझाती हूँ ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आए। आप अपने स्कूल का एग्जांपल लो। आपके स्कूल में मेन कौन होता है, सबसे ऊपर हेड कौन होता है? आपका प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल के बाद आते हैं हमारे एकेडमिक हेड आते हैं, जो हर तुम्हारे मान लो कि किसी स्कूल में एकेडमिक हेड होते हैं, किसी स्कूल में आपके फ्लोर हेड होते हैं। सो उनके बाद आते हैं आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हर एक एकेडमिक हेड में सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, ये फ्लोर से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ स्कूल में फ्लोर हेड होते हैं, कुछ में एकेडमिक हेड होते हैं। उनके बाद आते हैं टीचर्स। टीचर्स के बाद आते हैं फिर स्टूडेंट्स, आप लोग। सो अब देखो, स्टूडेंट्स जो प्रिंसिपल है वो किसको अथॉरिटी देगा, काम बताएगा? वो एकेडमिक हेड को या फ्लोर हेड को बताएगा। उसके बाद ये किसको बताएगा काम? आपके टीचर्स को बताएगा। आपके टीचर फिर आपको बताएंगे। ऐसे ही ऑर्डर दे सकते हैं, ऐसे तो नहीं होंगे ना कि स्टूडेंट टीचर को ऑर्डर देगा या टीचर एकेडमिक हेड को ऑर्डर देगा या एकेडमिक हेड प्रिंसिपल को ऑर्डर देगा। इस तरीके से हमारा काम नहीं चलता। हमारे प्रिंसिपल हमारे स्कूल के हेड होते हैं, तो वो सभी को काम बांटते हैं। काम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स काम कौन दे सकता है, खाली बता सकता है दूसरे को? प्रिंसिपल। किसको? एकेडमिक हेड को या टीचर्स को या फिर स्टूडेंट्स को। ओके, अथॉरिटी कैसे चलती है? टॉप टू बॉटम, ऐसे ही आती है अथॉरिटीज, समझते हो आप? सो प्रिंसिपल टू एकेडमिक हेड टू टीचर, टीचर टू स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? आपको समझ आई अथॉरिटीज? ओके, अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आपको काम दिया, अब स्टूडेंट क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी काम करने के लिए। स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके टीचर्स को बताने की, उसके टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके जितने भी एकेडमिक हेड होते हैं उनको बताने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होने की होगी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी फिर लास्ट में प्रिंसिपल सर के पास। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है हमारी बॉटम टू टॉप। ओके, ये जाती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समझ आया होगा? इज दैट क्लियर? क्लियर है ना यहाँ तक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है नीचे से ऊपर वाले और अथॉरिटी जाती है ऊपर से नीचे। सो ये तो नहीं होता कि आपको किसी टीचर ने होमवर्क दिया है, आप उसको कंप्लीट करके कहोगे सीधा प्रिंसिपल के पास जाके, सर देखो मैंने ये काम कर दिया। तो कभी भी आप नहीं करवाते चेक, ऐसे आपके टीचर को करवाते हो। सो हो सकता है कोई भी फर्दर ऐसी कंडीशन आ जाए कि टीचर बोले जाओ प्रिंसिपल को चेक करवा के आओ, या प्रिंसिपल कभी भी डायरेक्ट स्टूडेंट से नहीं मंगवाएगा, वो भी टीचर्स के थ्रू ही मंगवाएगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाती हैं हमारी बॉटम टू टॉप। इसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होता डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल सर को कोई भी अथॉरिटी को बताने के लिए, जो उसने अथॉरिटी थी उसको वो पूरी करने के लिए, बल्कि वो अपने टीचर को बताएगा। टीचर फिर या तो प्रिंसिपल के साथ पास जा सकता है या एकेडमिक हेड के पास जाएगा। सो आपको आपके स्कूल से समझना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाया जाता है कि अथॉरिटी किस तक डेलिब्रेट होती है, डेलीगेट कर सकते हैं हम, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ से ड्राइव होती हैं और कहाँ तक पहुँचती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खाली इन्हीं को समझाता है प्रॉपरली, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। आया समझ? सो जो हमारे स्कूल का एग्जाम्पल है उसी से बेटर तरीके से समझ आता है। लेकिन ये थी हमारे स्कूल की बात। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात की जाए तो टॉप लेवल पे होते हैं हमारे सीईओ। सो सीईओ से अथॉरिटी आती है, धीरे धीरे मैनेजर तक आएगी, मैनेजर देंगे डिपार्टमेंट हेड को, डिपार्टमेंट हेड देंगे फिर अपने एम्प्लॉयज को। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है हमारी। और ये थी हमारी अथॉरिटीज आती है। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? काम की जवाबदेही देगा अब कौन? एम्प्लॉय। किसको? डिपार्टमेंट हेड को। डिपार्टमेंट हेड देगा मैनेजर को और मैनेजर देंगे सीईओ को।
कभी भी एम्प्लॉय सीधा जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बताए कि हाँ सर मेरे को डिपार्टमेंट के हेड ने ये काम दिया था और मैंने फुलफिल कर दिया है। नहीं, आप कभी भी कोई भी एम्प्लॉय को सीईओ के पास नहीं भेजोगे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नीचे वाले से कहाँ जाएगी, ऊपर वाले के पास से, और अथॉरिटी जाएंगी यहाँ भी ऊपर वाले से नीचे वाले के पास। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझा जाता है। ठीक है, चलो करते हैं डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा एग्जाम्पल से अच्छे से। अब आपको एक बार थ्योरी पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। कैसे डिफाइन करते हैं, एक फ्रेमवर्क के द्वारा, विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म, कि मैनेजमेंट कहां पर देखा जाएगा और किसी भी एक्टिविटी को ऑपरेट कहां पर किया जाएगा। इन स्पेसिफिक द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ये रिलेशनशिप बना के चलता है किनके बीच में, पीपल्स के बीच में, वर्क के बीच में, कि लोग और जो काम उनको करना है उनके बीच में, और उस काम को करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज को उनको नीड होगी उनके बीच में ये एक रिलेशनशिप बना के चलता है। सो अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट आर कैरिएटेड by the perform different activity for the attainment of the predetermined objective of the enterprises, कि जो भी वेरियस पोस्ट निकाली जाती है, बनाई जाती हैं किसी भी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, वो देखा जाता है कि एंटरप्राइजेस का उद्देश्य क्या है, किसी भी कंपनी को हमने किस उद्देश्य से बनाया है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड पोस्ट निकाली जाती है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। द स्ट्रक्चरल प्रोवाइड अ बेसिक और वर्क फॉर द मैनेजर एंड द अदर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, कि एक स्ट्रक्चर है इस तरीके का बेस बनाता है, इस तरीके से हेल्प करता है वर्कर्स और मैनेजर्स की, ताकि वो अपने मैनेजर्स को पता चल सके कि उनका काम क्या है, उनकी क्या फंक्शंस है, और एम्प्लॉय को भी पता चल सके कि उनके फंक्शंस क्या है। मीन्स मैनेजर को तो पता चलेगा कि वो उनके पास कौन कौन सी अथॉरिटीज है जिनको वो डेलिब्रेट कर सकते हैं, और एम्प्लॉयज को पता चलेगा कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर उन अथॉरिटीज को पूरा नहीं करेंगे तो। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रोवाइड करके चलता है एक स्ट्रक्चर। ओके, समझ आया। सो इसके अंदर आता है एक स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा बेसिक यहाँ देख लेते हैं हम, अलग से इसके ऊपर एक क्लास बनाएंगे हम, तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब छोटी सी बात याद रखना आप स्पान ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, कि ये देखा जाता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, कि एक हेड के अंदर कितने काम करने वाले बंदे हैं। Span of management refer to the number of subordinate that can be effectively managed by a superior, कि एक सुपीरियर कितने लोगों को अथॉरिटी दे सकता है, उसके अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स है, ये सब आता है स्पान ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखो, स्पान ऑफ मैनेजमेंट लार्जली गिव अ शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार करके रखता है, उसको एक शेप देता है अच्छे से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और अथॉरिटी किसकी है, सारी की सारी कौन जिम्मेदार होगा उस काम करने के लिए, और जो अधिकार है वो किसका है काम देने का, ये डिसाइड किया जाता है स्पान ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। स्पान ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा ही जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसको एक शेप दी जाती है, क्योंकि स्पान ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन करके चलता है द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, कि कौन से टॉप लेवल पे है, कौन से मिडिल लेवल पे और कौन से लो लेवल के ऊपर है। ओके, सो ये था स्पान ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को किन पार्ट में डिवाइड किया। सो इनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, थर्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अब हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो हमें ये करने की नीड नहीं है, बस खाली बेसिक बता दूंगी कि मीनिंग क्या होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस अच्छी कर लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स क्लासेस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।